हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। हमारी ओपीडीज में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स में काफी मरीज बदन दर्द की शिकायत लेके आते हैं और काफी मरीज तो काफी ट्रीटमेंट्स लेके भी आते हैं, काफी डॉक्टर्स को विजिट करके आते हैं, काफी इन्वेस्टिगेशंस जैसे एक्सरेज, एमआरआईज, ब्लड टेस्ट काफी किया रहता है और सरप्राइजिंगली दर्द इतना रहता है परंतु किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी मेजर पॉजिटिव फाइंडिंग्स नहीं रहता है और वो काफी परेशान रहता है। काम में उनका दिल नहीं लगता है, हमेशा दर्द और स्लीपीनेस, टायर्ड फील होता है, नींद अच्छी नहीं होती है। इसी के साथ साथ उनको काफी लोगों को तो मूड डिसऑर्डर्स भी चालू हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी चालू हो जाती है। और ये सब सिम्टम्स लेके जब हमारे पास मरीज आते हैं और ट्रीटमेंट्स काफ़ी जगह पे फेल होके आते हैं तो हम इसे कई बार फाइब्रोमायल्जिया करके एक डायग्नोसिस करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। सो आज मैं आप सबके साथ फाइब्रोमायल्जिया ये क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो आप ये वीडियो को अंत जरूर देखिए ताकि आपको फाइब्रोमायल्जिया के बारे में पूरी जानकारी मिले। सो ये फाइब्रोमायल्जिया बेसिकली क्या होता है? फाइब्रोमायल्जिया एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक पेन डिसीज है। इसमें पूरे बदन में दर्द होना, टेंडरनेस रहना, जैसे कि कहाँ पे भी हाथ या दबाव थोड़ा सा भी दिया मांसपेशियों में, हड्डियों में, जोड़ों में तो दर्द होता है। इसी के साथ साथ टायर्ड फील होता है, कमजोरी महसूस होती है, नींद डिस्टर्ब रहती है। कई रुग्णों में तो मानसिक और भावनात्मक कमजोरी भी महसूस होना चालू हो जाता है। वैसे तो ये बीमारी काफी कॉमन है, सीवियरिटी के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है परंतु ऑलमोस्ट 2% एडल्ट पॉपुलेशन में ये दिखाई देती है। सो ये प्रॉब्लम को हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है। इन फाइब्रोमायल्जिया में यूजुअली कॉमन सिम्टम्स तो बदन दर्द ही होता है परंतु इसके साथ साथ काफी और सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि कई जो मरीज आते हैं उन्हें हेडेक यानी कि टेंशन हेडेक या माइग्रेन हेडेक ये भी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। इसी के साथ साथ कुछ मरीजों में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती है, पाचन क्रिया थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, जिसमें फिर जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज या फिर इरिटेबल बाउल डिसीज जैसे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन ये प्रॉब्लम भी चालू होती है। कुछ मरीजों में ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी कि बार बार यूरिनेशन को जाना और पेल्विक एरिया में पेन या दर्द रहना ये प्रॉब्लम चालू होती है। कुछ मरीजों में जॉ बोन का पेन या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का पेन, जहाँ पे जॉ बोन का जॉइंट होता है वहां से दर्द आना, उसकी मूवमेंट में दर्द आना ये चालू हो जाता है। कुछ मरीजों में फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी चालू होती है। ऐसे फाइब्रोमायल्जिया के बदन दर्द के साथ काफी और प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड किसी भी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड आ सकती है। अभी इसे एग्जैक्टली रीजन तो पता नहीं चला है परंतु इसके एक रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि ये अपनी जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, मस्तिष्क और मेरुदंड, यहाँ पे जो पेन प्रोसेसिंग न्यूरॉन्स है उनकी एक्टिविटी में चेंजेस होते हैं या उनके प्रोसेसिंग में चेंज होता है। यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोसेसिंग चालू होता है, एबनॉर्मल सिग्नल प्रोसेसिंग, इसीलिए पेन सेंसेशन ज्यादा महसूस होना चालू हो जाता है। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट कॉज पता नहीं होने की वजह से इसके हम रिस्क फैक्टर्स अभी समझ लेते हैं कि कौन से मरीजों में ये दिखने के चांसेस ज्यादा है। वैसे तो ये किसी भी उम्र में दिख सकता है, इवन बच्चों में भी दिखता है, परंतु मिडिल एज के बाद दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे फाइब्रोमायल्जिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। महिलाओं में ये 2 टाइम्स होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। इसी के साथ साथ जिनके लाइफ में यदि कोई बड़ा मानसिक आघात हुआ है या इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, उन रुग्णों में, उन मरीजों में ये ट्रिगर हो जाता है या वहां से फिर वो चालू होने की पॉसिबिलिटी होती है। जिन मरीजों को कोई क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइन की क्रॉनिक डिसीज है, आर्थराइटिस है, उन मरीजों में भी फाइब्रोमायल्जिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी पाया गया है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस होने के बाद भी फाइब्रोमायल्जिया ट्रिगर हो सकता है और जो लोग थोड़े ओबेज होते हैं उनमें फाइब्रोमायल्जिया दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगेन ये फैमिलीज में भी रन करता है, जैसे किसी के माता या पिता को फाइब्रोमायल्जिया है तो उनके बच्चों में होने के चांसेस भी काफी
बढ़ जाते हैं। अभी ये आपने रिस्क फैक्टर्स इसके देखे हैं, तो इसके जो मरीज है उन्हें एग्जैक्टली जो सिम्टम्स आते हैं वो डायग्नोस कैसे किए जाते हैं, या फाइब्रोमाइल्जिया कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो मरीज जब हमारे पास बदन दर्द लेके आते हैं तो उनकी डिटेल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो पूरी फैमिली हिस्ट्री से लेके, पास्ट हिस्ट्री से लेके उनके दर्द के बारे में डिटेल जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो मरीज है उसकी एग्जामिनेशन करना, फिर जॉइंट मूवमेंट्स, स्पाइन मूवमेंट्स, बॉडी में कहाँ कहाँ दर्द है, कहाँ कहाँ टेंडर पॉइंट्स है, ये सारे एनालिसिस किया जाता है। इफ रिक्वायर्ड कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करना जरूरी होता है, जैसे कि एक्सरे हो, एमआरआई हो, इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस है, या ब्लड टेस्ट या लैब रिपोर्ट्स भी करते हैं। क्योंकि काफी बाकी बीमारियां भी है जो फाइब्रोमाइल्जिया जैसे ही प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म है, या पॉलीमाइल्जिया रोमाटिका है। ये प्रॉब्लम्स भी हम लैब टेस्ट करके रूल आउट कर सकते हैं या उनको डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट काफी अलग होता है। सो एक बार हमने काफी मेजर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी रूल आउट करना जरूरी होता है जब हम फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस करते हैं। ये फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। ट्रीटमेंट एक तो ड्रग्स या दवाई होती है, और दूसरा होता है नॉन ड्रग्स या नॉन मेडिसिनल थेरेपी, दवाई के बिना जो होता है वो। ये पाया गया है कि ओनली दवाई या विदाउट दवाई की भी जो काफी थेरेपीज है, कोई भी एक ट्रीटमेंट से ये अच्छी तरह से ठीक नहीं होता है। इसे मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट करके ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सो आपका जब डायग्नोसिस होता है फाइब्रोमाइल्जिया का, तो उसके कुछ लिमिटेड अप्रूव्ड ड्रग्स है जो दिए जा सकते हैं। वो आपके डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से, आपके फिजियोलॉजी, बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स के हिसाब से आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे। और जो नॉन ड्रग या दवाई के बिना की जो थेरेपीज है वो भी आपको बता देंगे कि कैसे करनी है और क्या लेनी है, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। इसमें काफी थेरेपीज हो सकती है, जैसे एक्सरसाइजेस है जो आपके अगेन कंडीशन के हिसाब से दी जाती है। हो सकता है वो एरोबिक एक्सरसाइज हो या नॉन एरोबिक एक्सरसाइज हो। देन आपको साइकोलॉजिकल थेरेपीज है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, वो भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग यानी कि मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट फाइब्रोमाइल्जिया में किया जाता है। कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज भी फाइब्रोमाइल्जिया के लिए काफी इफेक्टिव है। इन सब के साथ साथ आपको एसोसिएटेड जैसे कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या स्लीप प्रॉब्लम्स है, स्लीप एपनिया है, तो उनका भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स की ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस फाइब्रोमाइल्जिया में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। इसे हम क्योर तो नहीं कर सकते हैं, परंतु अच्छी तरह से ट्रीट और मैनेज कर सकते हैं। और इसमें सेल्फ केयर स्ट्रेटेजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपको खुद का आप क्या ख्याल कर सकते हो। सो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। फाइब्रोमाइल्जिया है तो आप ये टिप्स फॉलो करना मत भूलिए। जैसे पहले आपको आप खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना बहुत जरूरी है, और इसमें फिर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, मेडिटेशंस कर सकते हो, ताकि आपको खुद के लिए वक्त निकाल के खुद के ऊपर काम करना जरूरी हो जाता है। दूसरा है आपका एक स्लीप या नींद का रूटीन बनाना जरूरी है, पैटर्न बनाना जरूरी है। टाइम और उसके नींद के पहले कोई भी जैसे स्टिमुलेंट या कैफीन जैसी ड्रिंक्स आप मत ले, ताकि आपकी नींद अच्छी हो जाए। तीसरी चीज है कि आप जो भी आपके एसोसिएटेड बाकी प्रॉब्लम्स है उन पे भी काम करना चालू कर दीजिए। देन फोर्थ चीज है आप खुद को एजुकेट करिए, ये बीमारी के बारे में समझ लीजिए। जैसे मैं आपको ये वीडियो के थ्रू कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वैसे ही आपके डॉक्टर के साथ प्रॉपरली डिटेल में इस बीमारी के बारे में बात करिए, समझ लीजिए, ताकि आप खुद जानकारी पाओगे तो आप इसके बारे में ज़्यादा अवेयर रहोगे और इसे अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं कहूँगा कि ये बीमारी क्योर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जानलेवा है। ये बीमारी से कोई जान को खतरा नहीं है, या इससे कोई हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिससे आपको डरना चाहिए। हाँ, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होता है, इसीलिए इसे आप सेल्फ केयर स्ट्रेटेजीज के थ्रू मैनेज कर सकते हो, और इसीलिए आप इसकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखिए। आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखोगे तो इसे आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। सो आई विल से दैट डोंट वरी फाइब्रोमाइल्जिया के डायग्नोसिस के बारे में, जस्ट फॉलो
मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट और आपको अच्छा रिलीफ और अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाएगा। सो आई होप मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है। फिर भी आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप हमें ज़रूर पूछिए, हम इसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पेनफुल। थैंक यू।